अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास पहले बहुत सारी वीडियोस हैं एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन पे। हमें लगता है कि हमें बहुत समझ है कि ज़िंदगी कैसे इवॉल्व करके हमारे इर्द गिर्द पैदा कर सकती है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात और बहुत कुछ। लेकिन अभी भी एक सवाल है जिसका जवाब हम नहीं ढूंढ पाए हैं, और ज़िंदगी का शायद सबसे अहम सवाल ही यही है। और वो ये कि ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई, द ओरिजिन्स ऑफ लाइफ। दुनिया में ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ, और ये सवाल ले जाता है दूसरे सवालात की तरफ कि क्या इस सैयारे के बाहर भी ज़िंदगी है कि नहीं, और अगर है तो वो कैसी है। तो शुरू करते हैं इस चीज़ से जिसके बारे में हमें असल में मालूम है। यहाँ मैं एक टाइमलाइन बनाती हूँ, तो चलते हैं 1 बिलियन साल पहले, 2, 3, 4 बिलियन साल पहले। समझ लें कि ये आज का दिन है अभी, और ये बिलियन सालों पहले जो हमारे जा रहे हैं ये बहुत ही कोई लंबा तवील अरसा है। लेकिन हम ये जानते हैं कि अर्थ यानी दुनिया बाकी सोलर सिस्टम के साथ बनी थी कुछ 4.6 यानी 4.6 बिलियन साल पहले। तो ये वो वक्त है जब ये दुनिया बनी थी, और तकरीबन 4.5 यानी 4.5 बिलियन साल पहले ये दुनिया इस काबिल नहीं थी कि इसमें कोई जिंदा चीज बन पाए या इसमें रह पाए। और वो इसलिए क्योंकि सोलर सिस्टम एक बहुत ही अजीब सी जगह थी। आपके पास हर वक्त हर तरह के तसादुम यानी कोलिजन्स होते रहते थे। यहाँ तक कि चांद भी इसी एक तरह के तसादुम से बना है जो दो सैयारों जितनी बड़ी अशिया या चीजों के बीच में हुआ था। और जब ये टकराए ये गोल घूमना शुरू हो गए, और एक हिस्सा बन गया चांद, और वो एक तरह से जुड़ गया दुनिया के साथ। और आप सोच सकते हैं कि यहाँ जिंदगी पैदा होना कितना मुश्किल होगा उस वक्त। और जब चांद भी बन गया था सोलर सिस्टम में फिर भी बहुत सारी बमबारी होती थी। तो सोलर सिस्टम एक बहुत ही खतरनाक जगह थी। बहुत अरसा लगा इसको स्टेबल होने में, और ऐसा तकरीबन होता रहा कुछ 3.9 बिलियन सालों पहले तक। और ये वो पहला वक्त है जिसको हम समझते हैं जो जिंदगी गुजारने के काबिल थी, जो जिंदगी के लिए मौजूद थी। हो सकता है कि इससे पहले भी जिंदगी इख्तियार में आई हो लेकिन बमबारी की वजह से खत्म हो गई हो, कौन जाने। लेकिन जो अभी तक बात मानी जाती है वो ये कि इस वक्त जिंदगी इख्तियार में आई। एक और चीज़ जो हम जानते हैं वो ये कि फॉसिल एविडेंस जो हम देखते हैं या फॉसिल का सबूत जो हम देखते हैं वो तकरीबन कुछ 3.5 बिलियन साल पहले तक का जाता है, और ये है स्ट्रोमैटोलाइट्स। ये जो फॉसिल एविडेंस है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन्होंने ये स्ट्रक्चर्स बनाए थे और जो आज तक बनते आ रहे हैं। और शायद आपको ना लगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक पेचीदा फॉर्म है ज़िंदगी के, लेकिन जब आप सोचते हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है तो आपको पता लगता है कि ये कितने पेचीदा हैं। ख़ास तौर पर जब आप इनको कंपेयर करते हैं या इनका मवाजना करते हैं बहुत ही आसान या सिंपल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, यानी बेजान ऑर्गेनिज्म के साथ। तो अभी जो हमारा मानना है वो ये है कि इस दुनिया में ज़िंदगी कुछ इस वक्त शुरू हुई होगी। अगर हम इस सवाल का जवाब भी दें कि हाँ ज़िंदगी तकरीबन 3.7 बिलियन सालों पहले शुरू हुई थी, कि कोई आरएनए बिल्कुल सही तौर से तश्कील कर बैठा और अपने आप को रेप्लिकेट करने में कामयाब रहा। अगर हमें ये तारीख भी मालूम है, अभी भी एक दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब हमें नहीं पता, और वो है कि कैसे। ये जो कैसे है मेरे हिसाब से ये ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा दिलचस्प सवाल है बनिस्बत कब के। और जो सवाल है कि कैसे, इसकी भी कुछ तहें हैं। एक काम करते हैं, शुरू करते हैं सबसे सादा मॉलिक्यूल से जो शायद आपको मिलते हैं दुनिया में जब यहाँ ज़िंदगी शुरू हुई। यहाँ पे इनकी कुछ मिसालें हैं। ये है H2O जिसको आसान लफ्ज़ों में पानी कहा जाता है। ये यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको आम अल्फाजों में कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे ये है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, कुछ अमोनिया, कुछ फॉस्फेट और कई सारे दूसरे एलिमेंट्स जिनको आज हम दुनिया में देखते हैं। ये पाए गए होंगे शुरू के वक्त में, लेकिन ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कैसे तब्दील हुए जो थोड़े ज़्यादा पेचीदा हैं। और जब लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में वो शायद इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये हैं अमाइनो एसिड्स। ये प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या इनके बुनियादी स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स आरएनए के, डीएनए के और भी कई चीज़ों के। और ये वाहिद सादा मॉलिक्यूल्स नहीं हैं।
शुगर्स और बाकी और तरह के भी होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हकीकत पसंदाना है? क्या हमें इस बात की समझ है कि हम कैसे इन सादा मॉलिक्यूल्स से जो यहाँ ऊपर हैं, इनसे कैसे इन पेचीदा मॉलिक्यूल्स तक पहुँचे जिनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं? और इसका आसान सा जवाब ये है कि हमारे पास अब बहुत सबूत मौजूद हैं जिससे हम ये साबित कर सकते हैं, या ये साबित होता है कि ये आराम से हो सकता है कि आप इन चीज़ों से इन चीज़ों तक जा सकते हैं एबायोटिकली, ज़िंदगी की मौजूदगी के बगैर। आपको ये लफ्ज़ एबायोटिक बहुत सुनाई दिया जाएगा। तो ज़रा सोचें, एंटीबायोटिक, आप ज़िंदगी को मार रहे हैं, आप बैक्टीरिया को मार रहे हैं। एबायोटिक यानी ज़िंदगी के बगैर। और जो सबूत हमारे पास अब मौजूद हैं, जो हमने देखे हैं, वो ये कि कुछ अमाइनो एसिड्स हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो इनसे मुताल्लिक़ा हैं, पाए जाते हैं कॉमेट्स में, मेटियोराइट्स में, दूसरे सैयारों में भी, कि ये बेसाख्ता तश्कील में आए खला में, एक बार फिर ज़िंदगी की गैर मौजूदगी में। यहाँ तक कि हम अमाइनो एसिड्स भी बना पाए हैं और दूसरे मॉलिक्यूल्स भी इस तरह के इन सादे एलिमेंट्स से अपनी लेबॉर्ट्रीज़ में। सबसे मशहूर तजर्बा या एक्सपेरिमेंट जो है वो है मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। ये किया गया था 1950 यानी 1950 में, जहाँ पे ये दिखा पाए थे कि कुछ तवानाई से स्पार्क यानी चिंगारी बनी थी। आप शायद सोच सकते हैं कि शुरू की दुनिया में ये बिजली गिरने से यानी लाइटनिंग से हुआ हो, और इन्होंने कोशिश की थी कुछ गैसेस को मिलाने की जो ये समझते थे कि शुरू की दुनिया में पाई जाती थी एटमॉस्फेयर में या माहौल में, जिस वक्त ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं थी एटमॉस्फेयर में। हमें असल में कुछ ज़िंदगी की ज़रूरत थी ऑक्सीजन बनाने के लिए, और हालांकि हमें लगता है कि इन्होंने जो मिक्स बनाया था गैसेस का वो शायद ठीक नहीं था। इन्होंने काफ़ी अहम चीज़ की थी, वो ये दिखा पाए थे कि इन गैसेस के मिक्स से जो इनको लगा था कि एटमॉस्फेयर में हुआ करती थी, और कुछ तवानाई सिस्टम में डालकर वो कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना पाए थे। तो हमें बड़ा अच्छा महसूस करना चाहिए कि कम से कम ये पहला वाला कदम किया जा सकता है। अब जो अगला सवाल है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स खुद से तो ज़िंदगी नहीं बनाते। हकीकत में शायद सबसे ज़्यादा पेचीदा मॉलिक्यूल्स में से भी नहीं हैं जिनको हम अहम समझते हैं ज़िंदगी के लिए। जहाँ चीज़ें दिलचस्प होना शुरू होती हैं वो हैं प्रोटीन्स। और एक प्रोटीन में शायद हज़ारों अमाइनो एसिड्स हों, डीएनए और आरएनए जैसी चीज़ें भी हों, जिनको हम ज़िंदगी के लिए अहम समझते हैं। बन सकती हैं हज़ारों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स से। एक डीएनए मॉलिक्यूल, मिसाल के तौर पर, ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है डीएनए मॉलिक्यूल का। आप देख सकते हैं कि ये कितना पेचीदा लग रहा है बनिस्बत यहाँ पे जो आप देख रहे हैं उसके। और यहाँ भी हमारे पास सबूत है कि आप अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स तक जा सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए तक, जिंदगी की गैर मौजूदगी में। ये चीज़ें बेसाख्ता हो सकती हैं अगर आपके पास सही कॉन्टेक्स्ट, सही तवानाई मौजूद है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आपके पास सही सरफेसेस हैं जहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स को सही तौर से ऑर्गेनाइज किया जा सके या एक साथ लाया जा सके, ये पेचीदा मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकते हैं। अब शायद आप सोच रहे हो कि ठीक है, प्रोटीन्स हैं तो मज़ेदार चीज़, डीएनए और आरएनए भी दिलचस्प हैं, लेकिन ये सब ज़िंदगी कैसे बन जाते हैं? किस वक्त हम कह सकते हैं कि ये तो प्रोटो लाइफ फॉर्म है या प्रोटो लाइफ शक्ल है इनकी? और ये वो जगह है जिसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते, हमें कोई मालूमात नहीं है, और कुछ हाइपोथेसिस हैं इसके बारे में। इनमें से एक है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। और ये वो ख्याल है कि सबसे पहली प्रोटो लाइफ खुद से रेप्लिकेट कर रही थी आरएनए मॉलिक्यूल्स को। और जो वजह है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा गौर करते हैं आरएनए पर बनिस्बत डीएनए के, वो ये कि आज भी सेल्स में आरएनए में सिर्फ मालूमात नहीं स्टोर की जाती, बल्कि इसको एक कैटलिस्ट की तरह भी लिया जाता है। जैसे कि जब आप टीआरएनए जैसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं और राइबोसोमल आरएनए, तो शायद इस शुरू की प्रोटो लाइफ में से कुछ हिस्सा आरएनए था, वो मालूमात जिसने खुद को रेप्लिकेट किया और अपनी रेप्लिकेशन को ही कैटलाइज किया। शायद किसी तरह से वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स में तब्दील हो गए। लेकिन सबसे आसान जवाब है कि हमें नहीं मालूम। हमें वाकई में नहीं मालूम। और एक और हाइपोथेसिस जो है वो है मेटाबॉलिज्म फर्स्ट हाइपोथेसिस। और ये वो ख्याल है कि बहुत बुनियादी रास्ते जिनके बारे में शायद आप बायोकेमिस्ट्री की किताब में पढ़े हैं, वो मैकेनिज्म्स जो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये शायद सेल के बाहर हुए हों या जिंदगी के बाहर।
اور یہ کئی اور پیچیدہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن کسی ایک پوائنٹ پہ یہ سیلف آرگنائز ہونے لگے ممبرین باؤنڈ اسٹرکچرز میں۔ شاید ان دونوں کا کوئی مجموعہ ہو، اور سب سے آسان جواب ایک بار پھر وہی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔